स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ऑडिट के कितने तरह का होता है, दो बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है। पहला है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। सबसे पहला इसमें आएगा आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट, और स्टैट्यूटरी ऑडिट को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करोगे। पहला है कंपनी ऑडिट, दूसरा है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, एंड थर्ड वन इज ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। स्टैट्यूटरी ऑडिट के बाद आपका है प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट को भी आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करोगे। फर्स्ट वन इज ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, एंड थर्ड वन इज ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑडिट, एंड फोर्थ वन इज इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी। According to practicality, auditing are different types. First one is complete audit, second is partial audit, third one is continuous audit, fourth one is periodic audit, then interim audit, cash audit, post audit and management audit. अब हम इनकी डिटेल करेंगे। फर्स्ट आपकी है स्टैट्यूटरी ऑडिट, हिंदी में आप इसको वैधानिक अंकेक्षण भी कहते हो। Certain organizations are established under specific legal enactments and their working is also governed by the provisions of the enactments. It is legally mandatory for such organizations established under various enactments to get their accounts audited. Hence, an audit of an organization which is legally mandatory under any enactment is known as statutory audit. In such an audit, the scope of the audit, the qualifications and disqualifications of the auditor, the rights and duties of the auditor, the remuneration of the auditor, and other audit related matters are usually specified in the enactments under which the organizations are established. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये पर्टिकुलर आपका किसी लॉ के अंडर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ऑडिट कराना कंपल्सरी है तो उसको आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में इंक्लूड करते हो। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं इसमें, जैसे कि मान लो एक पार्टनरशिप फर्म को ऑडिटिंग करानी है, तो पार्टनरशिप फर्म की ऑडिटिंग के केस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑडिटिंग के, वो पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हुए हैं, और पार्टनरशिप एक्ट में जो भी ऑडिटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं वही ऑडिटर को फॉलो करने होते हैं। दूसरा एग्जांपल हम इसमें कंपनीज एक्ट का ले सकते हैं। अगर मान लो आपने कंपनी की ऑडिटिंग करनी है, एक ऑडिटर ने, कंपनीज में भी अलग अलग तरह की कंपनी होती है, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, आपकी बैंकिंग कंपनी है, तो इन सबके अपने अलग अलग लॉज बने हुए हैं, अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, और इन लॉज को फॉलो करते हुए ही ऑडिटर को अपनी ऑडिटिंग करनी होती है। तो इन जितने भी अलग अलग लॉज हैं, इनमें ऑडिटर की ऑडिटिंग के स्कोप के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, डिसक्वालिफिकेशन, उसके रेम्यूनरेशन, राइट एंड ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ होता है, और यही रूल्स ऑडिटर के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन या जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम ऑडिटिंग की बात करते हैं, वो अपने पर्सनली उसके जो ऑडिटर है उसकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, उसके रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जो रूल्स हैं वो आपके लॉ में लिखे हुए हैं और उन्हीं को फॉलो करना होता है। तो इसको आप कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। इन रिलेशन टू स्टैट्यूटरी ऑडिट, द रिलेटेड enactments कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एन एग्रीमेंट, nor can the rights, the duties of the auditor be used in any manner, even though the same may be enhanced by mutual agreement. Hence, such an audit is often also referred to as compulsory audit। जैसे हमने अभी बात की थी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटिंग करा रहा है वो नहीं कुछ भी कह सकता उसके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में। जो लॉ के अंदर बातें लिखी हुई हैं वही उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन ये यहाँ पर कह रहा है कि उसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पर उसको बढ़ाया जरूर जा सकता है। तो आप इसको कंपल्सरी ऑडिट भी कहते हो। उसके बाद है स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड। स्टैट्यूटरी ऑडिट इन पर्टिकुलर जो आपकी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लिए कंपल्सरी है, इनको करवाना जरूरी होता है। पहला आपका है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। सेकेंड वन इज बैंकिंग कंपनीज कवर्ड अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। इंश्योरेंस कंपनीज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज 1938। कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स। Public and charitable trusts registered under the Cooperative Societies Act of various states. Local governments and local authorities, public trust registered under the Public Trust Act. इसके बाद आता है आपका प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट का सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे। The audit of accounts of organizations which are not under any legal compulsion to get their accounts audited is known as private audit। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, कोई कंपल्शन नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, लेकिन फिर भी वो
अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराते हैं तो उसको आप प्राइवेट ऑडिट में इंक्लूड करते हो। वेदर और नॉट टू गेट द ऑडिट डन डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाई सच एन ऑडिट इज नोन एज वॉलंटरी ऑडिट। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंपल्सन नहीं होता, चाहे वो आपका कोई प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई ट्रस्ट है, वो अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग वॉलंटरी बेसिस पर करा सकती है। वॉलंटरली अगर वो कराती है तो उसको आप प्राइवेट ऑडिट की मीनिंग में इंक्लूड करोगे, इसको वॉलंटरी ऑडिट भी कहा जाता है। इन सच एन ऑडिट द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द ऑडिटर आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एग्रीमेंट। Some of the important objectives of such audits are detection of frauds and errors, assessment of sales tax, income tax, satisfaction of government officials, etc. Normally, the limits of such audit depends upon instructions of the appointer. जो आपका प्राइवेट ऑडिट है वो उस केस में जो ऑडिटर की राइट्स हैं, उसकी ड्यूटीज हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पर डिटरमाइन होती है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर को अपॉइंट करता है, उसकी ड्यूटी लगाता है अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग के लिए, बेसिकली वही डिसाइड करता है कि आपके ऑडिटर की राइट्स क्या होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उसका काम का स्कोप कितना होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि कंपल्सन नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, लेकिन फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग क्यों करवाती है, इसके पीछे कुछ रीजन है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में किसी भी तरह का कोई एरर तो नहीं हुआ है, एम्प्लॉयज़ ने फ्रॉड तो नहीं किया है। उसका डिटेक्शन करने के लिए आपके अकाउंट सही बने हैं नहीं बने हैं, आपकी अकाउंट्स आपकी पोजीशन को सही शो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको आगे किसी रीज़न के लिए लोन अप्लाई करना है या आपने कोई शेयर इशू करना है, डिबेंचर इशू करने हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपने जो अकाउंट है उसकी ऑडिटिंग कराते हो। असेसमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, आपने सेल्स टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्राइवेट ऑडिट हो सकता है। और इसकी जो इंस्ट्रक्शन जो लिमिट्स हैं ऑडिट की वो अपॉइंटर ही डिसाइड करता है। जैसे कि हमने भी बात की थी कि जो ऑडिटिंग का स्कोप है तो आपका अपॉइंटर ही डिसाइड करेगा। कैटेगरीज हैं प्राइवेट ऑडिट की: सोल ट्रेडर्स अकाउंट ऑडिटिंग, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहला आपका ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर्स अकाउंट्स, जिसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स की ऑडिटिंग आती है। इट इज नॉट लीगली कंपल्सरी फॉर ए सोल ट्रेडर टू गेट his account audited, and the audit of the accounts of a sole trader depends upon his personal basis. Which and how many accounts are to be examined is also decided by him. Also, the scope of the audit, his rights and duties, and all other matters are decided on the basis of the contract between the sole proprietor and the auditor. It is necessary for the auditor to clarify all conditions before commencing his work, and he can commence his work only after receiving his orders in writing. सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराने के लिए, लेकिन अगर वो चाहता है तो अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग करा सकता है। अगर वो चाहता है कि अपने अकाउंट्स का आपके अकाउंट्स का एग्जामिनेशन हो पूरा, कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में, तो डिसाइड कर सकता है ऑडिटिंग के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ओनर है। इसके अलावा आपके ऑडिटिंग का स्कोप क्या होगा, आपके ऑडिटर की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, जो भी मैटर्स हैं वो सारे मैटर्स सोल प्रोप्राइटरशिप और ऑडिटर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। इसके अलावा आपके अकाउंट्स का आपकी कोई ऑडिटिंग की काम का स्कोप क्या होगा, कब स्टार्ट होगा ऑडिटिंग का काम, कब खत्म होगा और किस तरह आपने करना है, ये जो चीज़ें हैं वो जो ओनर है वो डिसाइड करता है। और ये राइटिंग में होती है। सबसे पहले रिटन एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच। Audit of the accounts of partnership firm. The audit of accounts of a partnership firm is also optional, since the audit of accounts of a partnership firm is not mandatory from the auditor point of view. However, normally most of firms get their accounts audited in order to determine the share in the profits of various partners. The partnership deed also in some cases provide for the truth of accounts. The rights and duties of the auditor are decided on the basis of the mutual agreements, and hence it becomes very necessary for the auditor to examine these agreements in great detail. In the absence of a specific agreement, the auditor should study the provision of the Indian Partnership Act 1932 in detail. Firms usually get their accounts audited in order to settle the account related disputes among the partners. जैसे कि हमने बात की थी कि पार्टनरशिप फॉर्म में भी कंपल्सन नहीं होता, कि मैंडेटरी नहीं है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराए, लेकिन फिर भी अगर पार्टनर्स
डिफरेंट पार्टनर ये चाहते हैं कि आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो तो वो करा सकते हैं। मेनली इसके पीछे रीज़न होता है कि वो अपने प्रॉफिट्स में डिफरेंट पार्टनर्स का शेयर क्या होगा उसको डिसाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ऑडिट आपके अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराते हैं। इसके अलावा आपके पार्टनरशिप डीड्स में लिखी होती हैं बातें, पार्टनरशिप डीड में आपके अकाउंट से सारी बातें लिखी होती है। इसके पार्टनरशिप फॉर्म में ऑडिटिंग के केस में आपका जो ऑडिटर की राइट्स क्या होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ड्यूटीज क्या होंगी, स्कोप क्या होगा आपके ऑडिटिंग के काम का, ये ऑडिटर और पार्टनर्स डिफरेंट पार्टनर्स के बीच की जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है उसके बेसिस पर होगा। यहाँ भी एग्रीमेंट आपका रिटर्न में होना चाहिए। और इसके अलावा एग्रीमेंट रिटर्न में होने से पहले आपको पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजन है उसको डिटेल में स्टडी कर लेना चाहिए ऑडिटर को, क्योंकि फाइनली जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके रूल्स ही एक ऑडिटर के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। तो पार्टनरशिप फॉर्म नॉर्मली हमने ऊपर बात की थी कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करने के लिए ही ऑडिटिंग कराती है, लेकिन इसके अलावा अगर पार्टनर्स को लगता है कि हमारे बीच कोई डिस्प्यूट हो सकता है और उसकी सेटलमेंट के लिए भी वो अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराती है। और एक हमने बात की थी जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो स्लीपिंग पार्टनर्स और एक्टिव पार्टनर्स के बीच में जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है बना रहे, उसके लिए भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑडिटिंग कराती है। Audit of other individual institutions other than groups for partnership other than partnership form. It often becomes necessary for a person with very large volume of income and expenditure to get their accounts audited. The audit of accounts of such persons helps them in assessing the honesty of their employees who maintain their accounts and also aids in the assessment of income tax and expenditure tax. Audit of accounts is also beneficial for people acting through agents such as rent collectors, estate managers, etc. Some institutions such as clubs and public welfare societies also get their accounts audited. जो एक इंडिविजुअल है वो भी अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराता है। एक इंडिविजुअल की कैसे हेल्प करता है ऑडिटिंग? एक इंडिविजुअल पर्सन का अगर एक बिजनेस है तो वो ये देखना चाहता है कि उस बिजनेस में जो एम्प्लॉयज उसमें रखते हुए हैं काम करने के लिए तो पूरा उन्नति के साथ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दूसरा पर्पस होता है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन और इनकम एक्सपेंडिचर टैक्स की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंडिविजुअल अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराता है। इसके अलावा आपका पब्लिक वेलफेयर सोसाइटीज़ में रेंट कलेक्टर का एग्जाम्पल इसमें लिए हैं, आपका स्टेट मैनेजर्स हैं, ये लोग भी अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट नेक्स्ट टाइप है आपका ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन इंस्टीट्यूशंस नोन एज गवर्नमेंट ऑडिट। द गवर्नमेंट मेंटेन्स एन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट फॉर ऑडिटिंग the accounts of all government departments. The chief officer of this department is the Comptroller and Auditor General of India. He is appointed by President of India under the powers vested in him by Article 148 of the Constitution. According to the Article 149 of the Constitution of India, the Comptroller and Auditor has such rights and duties in relation to the accounts of the central government, state government, and any other government department as may be determined by the parliament or any enactment. जो गवर्नमेंट ऑडिट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराते हैं तो उसको आप गवर्नमेंट ऑडिट में इंक्लूड करते हो। गवर्नमेंट ऑडिट में जो ऑडिटिंग की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो ऑडिटर होता है उसको आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हो। ये ऑडिटर होता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है और उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट की आर्टिकल 148 के अंडर करता है। 114 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के आर्टिकल 149 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर लोकल गवर्नमेंट के अकाउंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराने के केस में तो और ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं ये आपका पार्लियामेंट डिसाइड करता है। आप ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके राइट्स को या फिर जो लॉ के ऊपर पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है वो लॉ डिसाइड करेगा कि आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हों। और होती गवर्नमेंट की व्यू होती है, लेकिन लॉ मेनली जो प्रोविजन हैं वो लॉ के इम्प्लीमेंट होंगे। मान लो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट ऑडिट के बाद इंटरनल ऑडिट का हम करेंगे हम। सब इंस्टीट्यूशंस are organized in such a way that like other employees also appoints auditors as its employees. This is usually due to the reason that the organization thinks it necessary to appoint auditors as employees in order to prevent frauds and errors and manipulation of accounts. These auditors are permanent auditors and receive salary like all other employees. In this manner, the periodic examination of accounts of an organization by its employees appointed in the capacity of auditors is known as internal audit. People possessing ordinary qualifications who are normally appointed as accountants can do this work. जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर वो पर्सन होता है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम करता है, आपने उसको रेगुलर बेसिस पर अपॉइंट किया है। ये उस केस में एक ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती है जब उसको लगता है कि आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, किसी भी ट्रांजेक्शन में, किसी भी अकाउंट में किसी भी तरह कोई एरर या फ्रॉड ना हो। एरर और फ्रॉड को रोकने के लिए या अकाउंट्स में मैनिपुलेशन को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा पर्सन एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर देती है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह काम करता है। उसको भी वैसे ही सैलरी मिलती है जैसे कि दूसरे परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, दूसरे एम्प्लॉयज़ को मिलती है। तो आप इसको कह सकते हो कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का ही एक एम्प्लॉय होगा। और जो आपका इंटरनल ऑडिट है ये पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है। आपका लगातार आपके अकाउंट्स का इसमें ऑडिटिंग होता है। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि यहाँ पर आपको इस टाइम आपको अकाउंट्स की एग्जामिनेशन की ज़रूरत है तो ऑर्गेनाइजेशन करा सकती है। और जो एम्प्लॉई आपने इसको एज एन इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है उसकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं है। इंटरनल ऑडिटर के केस में आप जो आपका ऑडिटर है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन उसके पास होनी जरूरी नहीं है। नॉर्मल अकाउंटेंट की तरह काम कर सकता है। उसको नॉलेज होनी चाहिए आपके अकाउंट्स के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। It is not necessary for such auditors to possess the degree of chartered accountant. The main aim of such an auditor is to examine the accounts with the aim of removing any inaccuracy or irregularity contained therein and strengthening the system of internal control. Internal auditors don't submit a report on the accounts to the appointer as is in the case of an external auditor, but they keep on giving suggestions to the management for the improvement of the accounts. जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि एक ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर को चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री उसके साथ होनी जरूरी नहीं है। और जो आपका इंटरनल ऑडिटिंग है उस केस में ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स की क्योंकि कंटिन्यूस चेकिंग होती है तो आपके अकाउंट्स में किसी भी तरह की इनएक्यूरेसी इरेगुलरिटी नहीं होती और आपका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी तरफ आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी दूसरे एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक मोरल प्रेशर पड़ता है। उनको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंटरनल ऑडिटिंग की हेल्प से स्ट्रॉन्ग हो गया है और किसी भी तरह कोई एरर उसको नहीं करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह इंटरनल ऑडिटर को एट द एंड ऑफ द कंप्लीटिंग दिस ऑडिटिंग वर्क अपनी एक रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। वो रेगुलर बेसिस पर काम करता है लेकिन जो भी बातें उसने ऑडिटिंग के दौरान देखी हैं उन सारी चीज़ों को वो नोट जरूर करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी रिपोर्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को सबमिट नहीं करता। लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट को या मैनेजमेंट को रेगुलर बेसिस पर आपके अकाउंटिंग सिस्टम को, आपके इंटरनल कंट्रोलिंग सिस्टम को और दूसरे एस्पेक्ट्स को जहाँ भी उसकी जरूरत पड़ती है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट या ओनर को आपको सजेशन दे सकता है कि आप कैसे कोर्स कर सकते हो। सारी चीज़ें समझाएंगी। और उसके बाद आपका है कि जो ऑडिट है ऑडिटिंग जो है वो प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर कितने पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करोगे डिटेल में हम करेंगे। सबसे पहला है आपका कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट क्योंकि नाम से ही क्लियर है, जब आपके अकाउंट्स के सारी ट्रांजेक्शन का सारी बुक्स का ऑडिटिंग होता है तो उसको आप कंप्लीट ऑडिट के डेफिनेशन में देख सकते हो। If all the books of accounts of an organization relating to a specific period are examined in detail so that no transaction or account
or other related documents remain unexamined, then such an audit is known as a complete audit. In such an audit, every transaction entry, book, total, balance, voucher, deed, and documents is examined. Such an audit is legally compulsory in case of a company. क्योंकि हमने इसकी मीनिंग से ही मीनिंग नहीं किया कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जब आपके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सारे ट्रांजेक्शन्स की और सारी ही बुक्स की डिटेल में एग्जामिनेशन कराता है, ऑडिटिंग कराता है, तो उसको आप कंप्लीट ऑडिट की मीनिंग में इंक्लूड करेंगे। इसमें आपकी सारे ट्रांजेक्शन, हर एक एंट्री, बुक, जनरल, लेजर, टोटल, बैलेंसिंग, जितने भी फिजिकल वाउचर्स में आपकी रीड है, डॉक्यूमेंट्स है, सबका एग्जामिनेशन होता है। और कंपनी के केस में ये कंपल्सरी होता है, कंप्लीट ऑडिट कंपल्सरी होता है। हमने कंपनी कंपल्सरी ऑडिट के केस में किया था कि कौन कौन सी ऐसी बैंकिंग कंपनी एग्जाम्पल हमने लिया था, हमने इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल लिया था। तो इस केस में आपका जो कंप्लीट ऑडिट है वो करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका पार्शियल ऑडिट। जैसे कि नाम से क्लियर है, जब आप अपने सारे ही ट्रांजेक्शन, सारी ही बुक्स की ऑडिटिंग नहीं कराते, बल्कि कुछ एक बुक्स की या कुछ पार्ट्स बुक्स आपके अकाउंट्स की आप ऑडिटिंग कराते हो, तो आप इसको पार्शियल ऑडिट में इंक्लूड करोगे। When instead of examining all the books of accounts of a particular organization, only a specific part of the books of accounts or only the books of accounts of a particular period are examined, then such an audit is known as a partial audit. यहाँ पर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बुक्स या अकाउंट्स को भी आप इंक्लूड नहीं करते, बल्कि जब आप कुछ टाइम के पूरे साल के अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करने के बजाय आप कुछ एक पीरियड के अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करते हो, तो उसको भी आप पार्शियल ऑडिट के में इंक्लूड करोगे। एग्जांपल्स ऑफ सच ऑडिट्स आर examining only the purchase book, sales book or cash book, or examining the books of accounts only for the months of November, December and January. Partial audit is no spectacle. No appointer would like to get a partial audit done, and nor will an auditor agree to do it. जो आपका पार्शियल ऑडिट है, यहाँ पर एग्जांपल इसने दिया है कि जैसे कि आप पूरे अकाउंट्स का ऑडिटिंग नहीं कराते, सिर्फ परचेज अकाउंट की ऑडिटिंग कराते हो, या सेल्स या कैश की ऑडिटिंग कराते हो, या पूरे साल की ऑडिटिंग कराने की बजाय आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मंथ की ऑडिटिंग कराते हो, तो आप उसको पार्शियल डेफिनेशन में इंक्लूड करोगे। लेकिन ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि कोई भी ऑडिटर आपका पार्शियल ऑडिट करवाने की सलाह आपको नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी सही नहीं होती आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसकी बेसिस पर जो भी सलाह एक आपका ऑडिटर देगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होती। और दूसरी तरफ कोई भी ऑडिटर ये खुद ही वो नहीं कहेगा आपको कि आप एज ए पार्शियल ऑडिट कराओ अपने ऑर्गेनाइजेशन से, आपको उतना नहीं मिलेगा। Partial audit is resorted to only for the achievement of a specific objective. If an auditor is asked to conduct a partial audit, then he should specify in his report that the same is based upon a partial examination of the books of accounts. If he does so, and any person suffers any damage on the basis of said report, then auditor shall be liable to such person for such damages. यहाँ पर कहा है कि पार्शियल ऑडिट जो है वो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा कराने के लिए ऑर्डर कहता है। हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को लगता है कि आपके परचेज बुक में किसी तरह का कोई फ्रॉड है, एरर है, तो वो उसी बुक की एंट्री कराने के लिए आप उसी बुक की जो एग्जामिनेशन कराने के लिए आपको कह सकता है। तो जो पार्शियल ऑडिट है, पार्शियल ऑडिट का काम करने के बाद ऑडिटर अपने जब रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, अपना काम एग्जामिनेशन का काम कंप्लीट करने के बाद, तो उस रिपोर्ट में वो बाकायदा लिखता है कि ये जो रिपोर्ट है वो पार्शियल ऑडिट की रिपोर्ट है, जो ऑडिट कराया गया था वो पार्शियल ऑडिट है, और इसके बाद कोई अगर लॉस होता है इस रिपोर्ट के बेसिस पर, तो उसके लिए आपका जो ऑडिटर है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद आता है कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट के नाम से क्लियर है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बेसिस पर ऑडिटिंग कराती है, उसको आप कंटिन्यूस ऑडिटिंग की मीनिंग में इंक्लूड करते हो। जो यहाँ पर ऑडिटर है उसको आप फाइंड करते हो। द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर और एट irregular intervals is known as a continuous audit. In this manner, in a continuous audit, the auditor is occupied audit. In this manner, the continuous examining the complete books of accounts at regular or irregular intervals, such an audit is also referred as a detailed auditor or a running audit.
जो कंटिन्यूस ऑडिट है इसमें पूरे साल के दौरान आप अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराते हो, सिर्फ इसको ही इंक्लूड नहीं करते, बल्कि आप जो पीरियोडिक ऑडिटिंग कराते हो, डिफरेंट इंटरवल्स के बाद ऑडिट कराते हो रेगुलर बेसिस पर, उसको भी आप कंटिन्यूस ऑडिट में इंक्लूड करते हो। तो इसको आप ऑक्यूपाइड ऑडिट भी कहते हो। और जो आपका ऑडिटर है वो आपकी सारी बुक्स की, सारी अकाउंट की कम्प्लीटली सारी ट्रांजेक्शन की ऑडिटिंग करता है। इस केस में जो ऑडिटिंग आपकी होगी उसको आप डिटेल्ड ऑडिट या रनिंग ऑडिट भी कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर दी है आज डिवीजन के अकॉर्डिंग, कंटिन्यूस ऑडिट इज वन वेयर द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ इज कंस्टेंटली engaged in checking the accounts during the whole period, or where the auditor or his staff attends at regular intervals during the period। जो आज डिवीजन है उन्होंने डेफिनेशन दी है कि कंटिन्यूस ऑडिट जो है आपका, उसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आप करते हो, उस ऑडिटर के साथ उसका पूरा स्टाफ इंगेज होता है ऑडिटिंग के काम के लिए, अकाउंट्स की चेकिंग के लिए, और पूरे साल में वो ऑडिटर और उसका स्टाफ मिलकर आपके अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करते हैं। रेगुलर इंटरवल्स पर आपके अकाउंट्स की जो है चेकिंग करते हैं, आपके अकाउंट्स को अटेंड करते हैं, और ये आपकी जो ऑडिटिंग है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान होगी। उसके बाद WWBIC के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस ऑडिट इज वन वेयर द ऑडिटर स्टाफ इज कंस्टेंटली engaged in checking the accounts during the whole year। जो डेफिनेशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग इसमें बताया है कि जो ऑडिटर है और उसका स्टाफ है कंस्टेंटली बेसिस पर आपके अकाउंट्स की चेकिंग में इन्वॉल्व होता है। पूरे साल वो आपके अकाउंट्स के एग्जामिनेशन का काम करता है। From the above definition, it is clear that the continuous audit is one that starts at the beginning of the financial year and goes on till the end of the year. Visits of the auditor depends on the convenience or necessity or urgency of the audit being done. The other aspects of such audit is that the auditor staff keeps on auditing the accounts at fixed intervals, like weekly, fortnightly, or monthly. And the auditor gives his report at the end of the year. In other words, continuous auditing implies auditing the accounts of the business periodically at regular or irregular intervals when the accounts are being written। जो हमने अभी डेफिनेशन थी उसके बेसिस पर कंक्लूजन बताया गया है यहाँ पर कंटिन्यूस ऑडिटिंग का, कि जो कंटिन्यूस ऑडिटिंग है वो आपके साल के फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है और एट द एंड ऑफ ईयर तक रेगुलरली कंटिन्यूस बेसिस पर चलता रहता है। और जो ऑडिटर है वो उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, विजिट करता है टाइम टू टाइम, और आपके अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करता है। और ये टाइम पीरियड वीकली भी हो सकता है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है, मंथली भी, 15 दिन के बाद, पूरे 1 महीने के बाद ऑडिटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है विजिट कर सकते हैं और आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग एग्जामिनेशन भी कर सकता है। जैसे कि हमने दूसरी ऑडिटिंग टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग में हमने पढ़ा था, कंटिन्यूस ऑडिटिंग में भी ऑडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग के काम को कंप्लीट करने के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और उस रिपोर्ट को वो ऑडिट को सबमिट करता है। और ये रिपोर्ट आपकी पीरियोडिक बेसिस पर रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर इंटरवल्स पर भी हो सकती है, या साल के एंड में भी हो सकती है, और रिटर्न में होगी। सुटेबिलिटी क्या है इसकी, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके लिए कंटिन्यूस ऑडिटिंग सुटेबल है या नहीं है, आप कैसे डिसाइड करोगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें यहाँ पर बताया है कि वेयर द साइज ऑफ द बिजनेस इज लार्ज। जब आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं, बिजनेस का वॉल्यूम ज़्यादा है, आपके लेंथी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उस केस में कंटिन्यूस ऑडिट आपके लिए सुटेबल होगा। वेयर द फाइनल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड अर्ली। जब आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको 6 मंथली या क्वार्टरली फाइनल अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, जिसमें आप एग्जांपल अलग अलग बैंकिंग कंपनीज का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो इनके केस में क्या होता है कि आपको आपकी कंपनी को अकाउंट्स पहले चार आपके लिए होने चाहिए, फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म हुआ है आपके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। तो उस केस में भी ऑडिटिंग, इस तरह की ऑडिटिंग आपके लिए सुटेबल होगी, जिसमें आप रेगुलर बेसिस पर आपके अकाउंट्स की चेकिंग करते हो, एग्जामिनेशन करते हो, ताकि आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में किसी भी तरह का कोई टाइम आपका खराब ना हो। वेयर द इंटरनल चेकिंग सिस्टम इज अनसेटिस्फैक्टरी। जब आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है
आपका जो एम्प्लॉई है, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो होपफुल वेयर इंटेंसिव चेकिंग इज नेसेसरी। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों के जो आपके अकाउंट्स में उसमें एरर्स हो या कोई फ्रॉड हुआ है, तो उस केस में भी आपका जो कंटिन्यूस ऑडिट है वो सूटेबल होगा। वेयर इंटरिम अकाउंट्स नीड टू बी प्रिपेयर, जब आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरिम अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत होती है, तो वहाँ पर भी कंटिन्यूस ऑडिट आपके लिए सूटेबल होगा। इंटरिम अकाउंट्स का मीनिंग है कि जब आप अपने फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट 6 मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर आपको प्रिपेयर करनी होती है, तो उस केस में आपके लिए कंटिन्यूस ऑडिट बेनिफिशियल होता है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके कंटिन्यूस ऑडिट के? सबसे पहला है आपका डेडिकेटेड एंड इंटेंसिव चेकिंग पॉसिबल। जो कंटिन्यूस ऑडिट है उसमें आप हर एक ट्रांजेक्शन की डिटेल्स में उसकी एग्जामिनेशन उसका करते हो, और हर एक हमने बात की थी कि साल के दौरान पूरे साल में आपका जो ऑडिटिंग का काम है वो रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स की डिटेल जो एग्जामिनेशन है वो पॉसिबल होता है कंटिन्यूस ऑडिटिंग की हेल्प से। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन से लेके लास्ट ट्रांजेक्शन तक और साल के पहले दिन से लेके एंड तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स की ऑडिटिंग होगी, तो उस केस में आप जैसे ही साल के बीच में अगर कोई एरर या फ्रॉड हुआ है, तो उसको ऑडिटर टाइम से पकड़ लेता है और उसकी करेक्शन हो सकती है। नॉलेज ऑफ द वर्किंग प्रोसीजर, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है, कंटिन्यूस ऑडिट के केस में क्या है कि उसको आपकी वर्किंग प्रोसीजर के बारे में पता चल जाता है, आपका काम करने का क्या तरीका है, जिससे कि उसके ऑडिटिंग के काम में उसको हेल्प मिलता है। मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइज, एक एडवांटेज ये है आपकी कंटिन्यूस ऑडिट का कि आपके एम्प्लॉइज पर एक मोरल प्रेशर पड़ता है कि आपकी अकाउंट्स की ऑडिट रेगुलर बेसिस पर होनी है, और जो ऑडिटर है वो टाइम टू टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करेगा, तो वो हेजिटेट करेंगे किसी भी तरह का एरर और फ्रॉड करने में। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जब आपकी फाइनल अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन में और आपकी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में टाइम गैप नहीं होता, तो उस केस में कंटिन्यूस ऑडिटिंग आपकी हेल्प करता है कि मान लो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपने अपने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं और उसी टाइम आपको प्रेजेंट भी करनी है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको पहले ही ऑडिटिंग करानी होगी, अपने अकाउंट्स की एग्जामिनेशन कराना होगा, और उस केस में कंटिन्यूस ऑडिटिंग आपकी हेल्प करता है। कन्वीनियंस इन ऑडिट, क्योंकि हमने अभी बात की थी, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कन्वीनियंट होता है, क्योंकि ऑडिटर अपनी अपने कन्वीनियंस के बेस पर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करता है और अपना एग्जामिनेशन का काम करता है। अगली प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरिम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ भी आपका हेल्प करता है इंटरिम जो कंटिन्यूस ऑडिट है। इंटरिम अकाउंट्स में हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि अगर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपनी बैलेंस शीट क्वार्टरली बेसिस पर या 6 मंथली बेसिस पर प्रिपेयर करनी होती है, तो उस केस में कंटिन्यूस ऑडिट आपकी हेल्प करता है। कंटिन्यूस ऑडिट के जहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं, वहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि अल्टरेशन इन फिगर्स। आपको पता है कि आपका जो ऑडिटर है कंटिन्यूस ऑडिटिंग के केस में रेगुलर बेसिस पर आपके अकाउंट्स की जो एग्जामिनेशन करता है, टाइम टू टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो विजिट करता है, तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसी तरीके से वो भी फ्रॉड करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में, वो आपकी फिगर्स को चेंज कर देते हैं, और उसको डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता, कई बार फिजिबल नहीं होता। मान लो एक ऑडिटर ने पहले 3 महीने के अकाउंट्स की ऑडिटिंग कंप्लीट कर दी है, और अब नेक्स्ट 3 मंथ्स के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करेगा, तो कंबाइन जब आपका काम होगा, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो पूरे साल के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है, तो क्या होगा कि जो पहले क्वार्टर में अगर ऑडिटिंग के काम को कंप्लीट कर दिया था ऑडिटर ने, उस केस में उस टाइम से रिलेटेड जो आपके अकाउंट्स हैं, फिगर्स हैं, उसमें चेंजेस कर सकता है आपका जो एम्प्लॉई है। तो इसको डिटेक्ट करना कई बार एक ऑडिटर के लिए फिजिबल नहीं होता, क्योंकि वो अपना अगले काम को, अगले अकाउंट्स की जो है, अगले टाइम पीरियड के अकाउंट्स की ऑडिटिंग को वो कंटिन्यू रखता है। ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है इसका कि क्योंकि जो आपके एम्प्लॉई हैं उनको पता है कि अब टाइम टू टाइम कुछ इंटरवल बेसिस पर जो ऑडिटर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करेगा, तो उनके काम के ऊपर एक नेगेटिव फर्क पड़ता है, उनका काम का ब्रेक
ब्रेक हो जाता है इस तरीके से कंटिन्यूटी में, और क्योंकि उनको हेल्प करनी होती है ऑडिटर की ऑडिटिंग के काम के लिए, तो जो का कंटिन्यूटी बेसिस पर जो उनका रेगुलर बेसिस पर जो काम होता है उसको वो नहीं कर पाते कई बार। एक्सपेंसिव है ये मेथड, क्योंकि पूरे साल की फीस आपको ऑडिटर को पे करनी है। मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क, जो काम है मैकेनिकल बेसिस पर हो जाता है आपका, और ऑडिटर को लगता है कि ये काम उसने करना है और उसके लिए किस इंटरेस्ट का काम हो जाता है। डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉयर स्टाफ, क्योंकि पूरे साल आपका काम करना है ऑडिटिंग का, तो ऑडिटर एक तरीके से जो एम्प्लॉयर का स्टाफ है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोरल इफेक्ट, आपके लेस मोरल इफेक्ट, क्योंकि जो ऑडिटर है वो फ्रीक्वेंट बेसिस पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करता है, तो उसका इंटरनल स्टाफ के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाता है, और इसका आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की मोरल के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो अपना काम पूरे होने से नहीं करते थे। प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल्ड नोट्स, और इस केस में जो आपका ऑडिटर है उसको अपने डिटेल्स नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। प्रिकॉशंस क्या हैं आपके कंटिन्यूस ऑडिटिंग के केस में? पहला है इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉइज, आप अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि वो आपके ऑडिटर के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप ना बनाएं। यूज ऑफ सीक्रेट टिक मार्क, जो ऑडिटर है, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट डीमेरिट्स में, कि जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके अकाउंट्स में फिगर्स में चेंजेस कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए जो ऑडिटर है सीक्रेट टिक मार्क्स यूज कर सकता है फिगर्स में, ताकि वो ये अलग कलर का भी हो सकता है, जैसे कि अलग कलर पेंसिल आप यूज कर सकते हो, ऑडिटर यूज कर सकता है, तो इस केस में जो चेंज इन फिगर्स के केसेस है वो कम हो जाते हैं। यूज ऑफ नोटबुक, इसमें जो ऑडिटर है वो अकाउंट्स की टोटलिंग, उनके बैलेंसेस अपनी नोटबुक में नोट कर सकता है टाइम टू टाइम। चेकिंग ऑफ इन पर्सनल अकाउंट्स, जो आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी चेकिंग कर सकता है ऑडिटर भी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है वो भी कर सकता है टाइम टू टाइम। सिस्टमेटिक प्रोग्राम नेक्स्ट है कि जो आपका कंटिन्यूस ऑडिट है उस केस में जो ओनर है वो ऑडिटर को ये प्रिकॉशन दे, मतलब एक सजेशन दे कि वो एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम के साथ काम करे, एक सिस्टमेटिक बेसिस पर काम करे। प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, टाइम टू टाइम ऑडिटर को चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट प्रोग्रेस टेबल तैयार करे कि कितना काम उसका उसने कर दिया है पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक और कितना काम उसका पेंडिंग है। चेंज इन ऑडिट स्टाफ, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही फ्रेंडली रिलेशनशिप है ऑडिटर और आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो एम्प्लॉयर आपका जो ऑडिटर है उसको चेंज भी कर सकता है। अब बात आती है पीरियोडिक ऑडिट की। नाम से ही क्लियर है जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब आप पीरियोडिकल बेसिस पर ऑडिटिंग कराते हो अकाउंट्स की, जैसे क्वार्टरली है, मंथली है, 6 मंथली है, तो उसको आप कहते हो पीरियोडिक।